उससे अवगत तो होना ही पड़ेगा इन माध्यमों से, जिनको फेसबुक, ट्विटर से लेके, इंस्टाग्राम से लेके और तमाम जो सोशल मीडिया के जितने औजार हैं, टूल्स हैं, वो सब हमारे सामने हैं। 1995 के बाद की दुनिया 1995 से पहले की दुनिया से बिल्कुल भिन्न है, ये हम सब जानते हैं। मैं यहाँ पे बहुत संक्षेप में समाजवादी पत्रिकाओं के एक इतिहास पर आपके सामने बात रखूंगा, उसके बाद विद्वान वक्ता आएंगे। हम सब जानते हैं कि किस तरह से भारतवर्ष में 1934 में विधिवत कांग्रेस के अंदर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ, एक जिंजर गुट के रूप में, एक अदरखी गुट के रूप में। और उस समय देश जब तक आज़ाद नहीं हुआ तब तक कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के लोग, वे चाहे आचार्य नरेंद्र देव रहे हों, चाहे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन, यूसुफ मेहर अली, मधु लिमये, उषा मेहता, अरुणा आसफ अली, ये सब देश आज़ाद होने तक कांग्रेस में थे और देश जब आज़ाद हो गया तो कांग्रेस से अलग हो गए, सोशलिस्ट सब अलग हो गए। उसका एक लंबा इतिहास है। तो उन्होंने प्रचार प्रसार के लिए पैम्फलेट्स निकाले। हमें मालूम है कि नागरिक स्वाधीनता, सिविल लिबर्टी पर 1940 में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया एक किताब लेके आए थे, और गोवा का जो मुक्ति आंदोलन हुआ वो नागरिक अधिकारों का ही आंदोलन था, क्योंकि वो अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप था और वो संभव नहीं होता अगर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जैसे नागरिक स्वाधीनता के चैंपियन उस आंदोलन में न होते। जहां पुर्तगाल का राज्य एक विदेशी हुकूमत का राज्य है, उस गोवा में उन्होंने आज़ादी का हस्तक्षेप, आज़ादी के लिए, नागरिक स्वाधीनता के लिए हस्तक्षेप किया। उस गोवा में जहां पर शादी की चिट्ठी तक बांटना जो है अपराध माना जाता था। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का मुखपत्र शुरू हुआ जनता वीकली के नाम से, जो अब भी चल रहा है, और डॉक्टर राम एसपी से अलग हो गए, हैदराबाद पहुंचे, वहां से उन्होंने मैनकाइंड का संपादन किया। इसके विषय में कल हमने संक्षेप में बात रखी थी। फिर हिंदी में वो जन लेके आए। इनका उद्देश्य ये था कि पूरी दुनिया में सोशलिस्ट विचार किस तरह से आगे बढ़े, इसका प्रयास था। और दुनिया भर के, खासतौर पे लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और एशिया के तमाम लोग, उनके विद्वान उनके साथ जुड़े थे। और उसमें युगोस्लाविया के एक सज्जन भी थे, जिनका नाम अभी मुझे कोई ध्यान करा देंगे तो बाद में हम बताएंगे, जिनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। चौखंबा के नाम से एक पत्रिका निकली समाजवादी विचार की। चौरंगी वार्ता निकली, जिस समय आपातकाल शुरू नहीं हुआ था उस समय पटना से चौरंगी वार्ता निकली। अभी किशन पटनायक जी ने लगभग 70 के दशक में सामयिक वार्ता की शुरुआत की और वो अब भी चल रही है। प्रतिपक्ष और अदर साइड के नाम से जॉर्ज फर्नांडिस और उनके सहयोगियों ने पत्रिका निकाली। चंद्रशेखर ने एक पत्रिका शुरू की थी। तो इस तरह से एक पूरा एक सिलसिला है अपने विचार को अपने कार्यकर्ताओं के बीच में ले जाने का, अपने कार्यक्रमों को अपने कार्यकर्ताओं के बीच में ले जाने का, और उस विचार को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए इसका। आज जब पूरी दुनिया बदल चुकी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम की चीज़ हमारे बीच इतनी गहराई से प्रवेश कर चुकी है, उस दौर में किस तरह से समाजवादी विचार को पारंपरिक माध्यम, अखबार, पत्र पत्रिकाएं ये तो हैं ही, और उसके साथ साथ जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया 1995 के बाद आया, टेलीविज़न मीडिया, और आज वो भी एक तरह से अप्रासंगिक हो गए हैं। घरों में टेलीविज़न है लेकिन वो खुलता नहीं है, सब कुछ मोबाइल पर, यानी कन्वर्जेंस जिसको कहते हैं वो पूरी तरह से हो चुका है और मोबाइल पे सब कुछ उपलब्ध है, रेडियो भी, टेलीविज़न भी और सोशल मीडिया है, सब कुछ उस पर उपलब्ध है। तो ऐसे दौर में किस तरह से उस विचार को पहुंचाएं, हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि समाजवाद से इतर या उसके विरोधी विचार भी इसी माध्यम का उपयोग कर रहे होंगे, तो हम किस तरह से अपने विचार को इन माध्यमों से पहुंचाएं। मैं बहुत आदर के साथ सबसे पहले श्री सतीश सिंह जी को आमंत्रित करता हूं। आज का जो विषय है, एआई के दौर में समाजवाद विचारधारा का प्रचार प्रसार हम कैसे करें, या फिर किताबों के माध्यम से
या डिजिटल माध्यम से युवाओं को समाजवादी विचारधारा से कैसे जोड़ें। तो मुझे लगता है कि ये जो विषय है अपने आप में पूर्ण नहीं है। इस विषय को समझने के लिए हमें समाजवाद की पृष्ठभूमि को समझना आवश्यक है। सबसे पहला सवाल है कि समाजवाद है क्या। अगर हम सामान्य तरीके से इसकी परिभाषा के बारे में सोचें तो आर्थिक और सामाजिक संसाधनों पर सभी की अगर भागीदारी है तो उसे ही हम समाजवाद कहेंगे। संसाधनों पर कुछ मुट्ठी भर लोगों की पकड़ नहीं होनी चाहिए, लेकिन स्थिति आज वैसी नहीं है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ, एक लंबी गुलामी के बाद हमारा देश आज़ाद हुआ था और आर्थिक रूप से काफ़ी खोखला हो चुका था हमारा देश, और सामाजिक तौर पर भी देश को विघटित करने की कोशिश की गई थी और इसी वजह से पाकिस्तान का जन्म हुआ। तो उस समय के जो लीडरान थे उन्होंने पूंजीवाद और समाजवाद की जो मिश्रित व्यवस्था को अपनाया, क्योंकि उसमें उद्योगों की जरूरत थी और वह पूंजी के बिना संभव नहीं था। समाजवाद की इसलिए जरूरत थी क्योंकि जो हमारी आबादी का एक बड़ा हिस्सा वंचित था और बिना सरकारी सहायता के वो आगे नहीं बढ़ सकता था, उनका जीवन यापन संभव नहीं था। लेकिन धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि पूंजीवाद पूरी व्यवस्था में हावी होती चली जा रही है और समाजवाद हाशिए पर चला जा रहा है। इससे हम इस एक हालिया जो रिपोर्ट हुरन इंस्टीट्यूट की है उससे हम समझ सकते हैं। मैं बैंकिंग और अर्थव्यवस्था पर लेखन करता हूं और बातों को आंकड़ों से समझाने की कोशिश करता हूं। हुरन इंस्टीट्यूट की जो हालिया जो रिपोर्ट है जो कुछ दिनों पहले आई थी, उसके अनुसार हमारे देश में 1687 व्यक्तियों के पास में हमारी जो जीडीपी है उसकी आधी संपत्ति है, जो 167 लाख करोड़ के आसपास है। तो ये जो आंकड़े हैं डराने वाले हैं और समाजवाद के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसके साथ मैं कुछ और आंकड़े भी आपके सामने रखना चाहूंगा। जो विश्व बैंक की जो 2022 और 23 की एक रिपोर्ट है, उसके अनुसार जो करीब 5.5 करोड़ गरीब ही हमारे देश में बचे हैं। और विश्व बैंक की एक हालिया रिपोर्ट जो अप्रैल में आई है उसमें कहा गया है कि 17 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए हैं। तो आंकड़ों की बात करेंगे तो ये दोनों आंकड़े सही लगते हैं, क्योंकि जब हम एक और भी रिपोर्ट है जो 2024 से 25 की है, इसके अनुसार जो प्रति व्यक्ति आय है जो करंट प्राइसेज पर वर्तमान मूल्यों पर वह 2,05,000 है प्रति व्यक्ति। तब इन आंकड़ों की जब बात करते हैं तो आंकड़े सही हैं, क्योंकि जो उसकी जो गणना की जो पद्धति है उसके अनुसार ही आंकड़े निकाले गए हैं। जब प्रति व्यक्ति आय की बात करते हैं तो जो देश की जो कुल संपत्ति है उसमें से कुल आबादी को डिवाइड करके ये आंकड़ा निकाला जाता है, तो उसके हिसाब से आंकड़ा सही है। लेकिन जब हम वास्तविकता में इसकी बात करेंगे तो क्या वाकई में प्रति व्यक्ति आय हमारे देश में 2,05,000 रुपये है? निश्चित रूप से नहीं है। और जब हम गरीबों की बात करते हैं तो 17 करोड़ जो आंकड़े बता रहे हैं कि गरीबी रेखा से बाहर आ गए हैं, तो वास्तव में वो भी बाहर नहीं आए हैं, क्योंकि जो गरीबी की परिभाषा विश्व बैंक ने निर्धारित की है उसके अनुसार करीब 2.5 अगर डॉलर प्रतिदिन हम कमा रहे हैं तो हम गरीबी की श्रेणी में नहीं आते हैं। तो मैं आंकड़े इसलिए आपके समक्ष रख रहा हूं कि ऐसी स्थिति जो है उसमें समाजवाद विचारधारा या समाजवाद जमीनी स्तर पर और वैचारिक स्तर पर दोनों पर काम करने की जरूरत है। आज हमारे देश में समाजवाद के कोई भी बड़ा लीडर जो एक आइकॉन हो और युवाओं को आकर्षित करता हो नहीं है। और युवा को जो हम युवाओं की जो बात कर रहे हैं, युवाओं को बिना जोड़े हुए किसी भी विचारधारा को हम आगे लेकर नहीं जा सकते। और समाजवाद की जो विचारधारा है अपने में सशक्त है और भारत जैसे विकासशील देश में इस विचारधारा की बहुत ज्यादा महत्व है, क्योंकि अभी भी हम आगे बढ़ रहे हैं और बुनियादी तौर पर आज भी हमारे देश में शिक्षा की व्यवस्था पर्याप्त स्तर पर नहीं है, स्वास्थ्य की व्यवस्था पर्याप्त नहीं है। और कोरोना काल में हमने देखा भी है कि स्वास्थ्य व्यवस्था के परिपूर्ण नहीं होने की वजह से कई लोग असमयी काल कबलित हो गए। इसके अलावा
हमारा परिवहन व्यवस्था है या फिर जाके बिजली की व्यवस्था है, पेयजल की व्यवस्था है, वो नहीं है। और वैसे इन सब चीज़ों की जो डॉक्टर लोहिया की जो विचारधारा थी कि हम एक निश्चित व्यवस्था के जरिए या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में या फिर हम कस्बाई इलाकों में समावेशी विकास की परिकल्पना को साकार करके इस स्थिति को बेहतर कर सकते हैं। मैं नहीं कहता हूं कि सभी लोग अंबानी और अडानी बन जाएंगे। मैं कहता हूं अगर सभी लोग आत्मनिर्भर हैं, युवाओं को रोजगार मिले, और अगर सभी लोग आत्मनिर्भर हैं और उनको रोजगार मिलती है तो देश के जो विकास की मुख्यधारा में वे शामिल हो सकते हैं। और यह काम बखूबी किया जा सकता है। जरूरी है कि जो गांधी जी की भी जो एक परिकल्पना थी कि हर घर में खादी के जरिए हम रोजगार उत्पन्न कर सकते हैं, सृजित कर सकते हैं, और यह संभव भी है अगर कुटीर उद्योग ग्रामीण स्तर पर हो या कस्बाई इलाके में हो तो स्थिति बेहतर हो सकती है। अब हम आते हैं कि एआई के दौर में या डिजिटल माध्यम जो काफी तेजी से आगे बढ़ा है, इस दौर में हम कैसे युवाओं को जोड़ सकते हैं और समाजवादी विचारधारा को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। विचारधारा को आगे बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो मैंने पहले भी कहा कि जमीनी स्तर पर काम करने की जरूरत है, जो कि अभी नहीं दिख रहा है। तो जमीनी स्तर पर अगर काम किया जाता है, हमारे लीडर आगे बढ़ते हैं, तो युवा खुद ब खुद जुड़ते चले जाएंगे। क्योंकि युवाओं की आज जो के युवा हैं, जेनजी युवा जो हैं, अभी जो नेपाल में हमने देखा उन्हें सत्ता परिवर्तन के लिए जो इस तरीके से उन्होंने जंग लड़ी, आंदोलन में शामिल हुए, तो उसके नजरिए से पूरे परिवेश को हमको देखना होगा कि आज के युवा को क्या चाहिए। उन्हें रोजगार चाहिए, शिक्षा व्यवस्था बेहतर होनी चाहिए, स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर होनी चाहिए, घर घर में पेयजल की व्यवस्था होनी चाहिए, वो कहीं भी कम्युनिकेट कर सके, कहीं भी जा सके, उसमें कोई परेशानी नहीं हो। तो जो समाजवादी मॉडल है, उस मॉडल को उस तरीके से हमें डेवलप करना होगा, तभी स्थिति में सुधार हो सकती है। और जहां तक एआई के दौर की बात करेंगे तो एआई निश्चित रूप से इसके फायदे भी हैं, नुकसान भी है। हम फायदे की बात हम आज करेंगे। तो इसके जरिए बहुत सारे जो मीम हैं या फिर क्लिप्स हैं, वीडियो क्लिप्स हैं, वो हम आसानी से घर बैठे बना सकते हैं। इसके लिए जैसे कि एक कैडर डेवलप करना होगा जो ग्रामीण स्तर में हो और फिर कस्बाई इलाकों में हो, और एक युवा का वर्कफोर्स हो जो काम करे और विचारधारा को आगे लेकर जाए। विचारधारा इतनी मजबूत समाजवाद की है, उससे भारत जैसे देश में उससे मजबूत विचारधारा कोई नहीं है। क्योंकि हमारा देश में असमानता बहुत ज्यादा है और इस असमानता के दौर में समाजवाद की बहुत ज्यादा जरूरत है, समाजवादी विचारधारा की जरूरत है, समाजवाद के बड़े लीडर की जरूरत है जो जमीनी स्तर पर काम करें, आगे भी काम करें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी समाजवादी विचारधारा को आगे लेकर जाएं। कि दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं है जो कि पूरी तरह से विकसित है। हर जगह गरीबी है और सभी को एक साथ लेकर चलना ही समाजवाद है। धन्यवाद, शुक्रिया। धन्यवाद श्री सतीश सिंह जी। भोजपुरी के लोक कवि भिखारी ठाकुर कहते थे कि उनका एक गीत था कि समाजवाद बबुआ धीरे धीरे आई, न हाथी से आई न घोड़े से आई, समाजवाद बबुआ पैदल ही आई। तो आज एआई के ज़माने में समाजवाद पैदल पैदल कहाँ और कैसे जो है मुकाबला करेगा, ये तो वैसी स्थिति है। रामचरितमानस में विभीषण पहुंच तो गए रामचंद्र जी के पास, वो कह रहे हैं कि रावण रथी बिरथ रघुवीरा, रावण के पास सब कुछ है और रामचंद्र जी तो पैदल हैं, और देख विभीषण भयो अधीरा। तो ऐसी स्थिति में चरम पूंजीवाद के समय में समाजवाद किस तरह से उसका मुकाबला किन औजारों से, किन माध्यमों से करेगा, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। मैं अगले वक्ता के रूप में अगर श्री दीपक मिश्रा जी को बुलाऊंगा तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा होगा, क्योंकि वो अपनी बात बड़े सलीके से और तार्किक ढंग से रखते हैं, तो एक और अच्छा आधार बनेगा। श्री दीपक मिश्रा जी युवा समाजवादी चिंतक हैं जी। धन्यवाद संचालक महोदय। क्या बोलें, वक्त की आंधी ने कई घरौंदे तोड़ दिए। इन असफल निर्मितियों के शव कल पहचाने जाएंगे। मेले में भटके होते कोई घर को पहुंचा देता, घर में भटके हैं क्या थौर ठिकाने पाएंगे। मुझे जो विषय दिया गया वो मेरा विषय नहीं है, और मैं जो बोलना चाहता हूं वो बोल नहीं पाऊंगा। कारण है
आज की तारीख में हम अपने आप को समाजवादी कहते हैं। हम समाजवादी हैं क्या? हम इंसान के रूप में पैदा हुए हैं, हम इंसान बने रहे क्या? हम हिंदू हैं क्या? हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं क्या? हम भारतीय हैं क्या? कभी कभी तो लगता है कि हम धीरे धीरे कृत्रिम होते जा रहे हैं। और कृत्रिमता, वो कहते हैं ना कि जिसका किरदार, बनावट शब्द है, कृत्रिम बनावट, जो नेचुरल ना हो, नेचुरल नुमा हो। तो जिसका किरदार बनावट से मुनव्वर हो, वो अच्छा दिख तो सकता है, अच्छा हो नहीं सकता। हम सोशलिस्ट लोग हैं और बिना उठा पटक नारेबाजी वाजी के भाषण वासन दे तो दिल में कुछ कचोट सी लगती है। लगाइए जोरदार नारा, वो नारा जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट आर्मी की स्थापना करते हुए भगत सिंह ने लगाया था, इंकलाब। मैं अकेला बूढ़ा आदमी, थोड़ा और आवाज बुलंद हो, इंकलाब, भारत माता की, डॉक्टर लोहिया, रवि राय। अब राजनारायण जी का नाम नहीं लूंगा तो हमको वो जलेबी नहीं खिलाएंगे, कहां गए आदरणीय, तो लोक बंधु राजनारायण। तो कृत्रिमता, एआई के दौर में समाजवाद को कैसे फैलाया जाए? देखिए, साध्य जितना महत्वपूर्ण है उतना साधन भी महत्वपूर्ण है। ये बात किसी और ने नहीं कही, अपने आप को समाजवादी घोषित करते हुए चिदविलास पे लिखते हुए, चिदविलास आचार्य संपूर्णानंद जी की किताब है जिसमें उन्होंने समाजवाद की विभिन्न चित्रों का बहुत सुंदर निरूपण किया है। आचार्य संपूर्णानंद जी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के थे, उत्तर प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री। तो उन्हीं ने कहा है महात्मा गांधी ने कि मैं भी समाजवादी हूं, और कहा है कि समाजवाद तो हमें हमारे पूर्वजों ने सिखाया है। सर्वे भूमि गोपाल की ईशावास्यमिदम का जो पहला सूत्र है कि तेन तक तेन वंचिता के आधार पर उन्होंने समाजवादी अपने को घोषित किया है। तो हमारे देश में जो समाजवादी नहीं है वह भारतीय नहीं हो सकता, ये मान के चला जाए। हम समाज से अपने को अलग कैसे कर सकते हैं? एआई यानी माध्यम, लेकिन मूल तो विचार ही होगा ना। अब अगर रामायण तुलसीदास ने लिखी, रामायण वाल्मीकि ने लिखी और रामायण रामानंद सागर ने दिखाई, लेकिन मूल तो वही राम का चरित्र था। अब ऐसा तो हुआ नहीं कि राम के वनगमन को रामानंद सागर जी ने राम को लंका का अधिपति बना दिया। राम हर दौर में राम रहेगा, चाहे एआई का दौर हो या मध्ययुग का दौर हो या प्रागैतिहासिक दौर हो। हमें देखना होगा कि हम मशीनों के बीच में रहते रहते कहीं मशीन न बन जाएं। इसीलिए गुरुवर रविन्द्रनाथ टैगोर कहते थे, नई पीढ़ी से कहते थे, प्रकृति के बीच में जाओ। कृष्ण जिन्होंने कहा है कि समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्ति परमेश्वरम, हमारा समाजवाद कहता है दरिद्र में नारायण को देखो। गांधी ने कहा, गांधी रामधुन गाने वाले, बगल में मौलाना बंधुओं को बैठाकर लोहिया रामायण मेला लगाने वाले, और रामायण मेला में सक्रिय भागीदारी किसकी? अली अकबर गवर्नर रहे, आप तो ज्यादा जानते हैं। वो शायर इंकलाब कहा जाता था शमसी मिनाई, वो तो मेहरबानी करके जब भी हम बड़े विषयों पर सोचें तो अपनी निगाह को तंग न रखें। वो कहते हैं ना कि जो भी देखेगा अपनी नजर से देखेगा, किसी जर्रे को समुंदर नजर आए कैसे। और अगर हमें समुंदर को देखना है तो अपने दिल को समुंदर बना के देखना होगा। निगाहें नहीं देखती कुछ,
निगाहें कुछ नहीं देखती सर, ये दिखता है कि निगाहें देख रही हैं। झूठ है दुनिया का सबसे बड़ा कि निगाहें देखती हैं। किसी शराबी के साथ रिक्शे पर बैठिए और शहर घूम दीजिए, बता देगा कि भुवनेश्वर के किस चौराहे पे कौन सी शराब की दुकानें हैं। देखिए ना, अगर निगाह देखती तो वो शराबी को शराब खाना ही नजर क्यों आता? अभिषेक जी को रिक्शा बैठा के घुमा दीजिए कि फलाना जगह लोहिया का नाम है, वहां रवि राय का नाम है, वहां किशन पटनायक लटके हैं, और यहाँ पे वो क्या नाम है, वो गोलब बोरवरा दिख रहे। निगाहें नहीं देखती, हमारा दिल और दिमाग देखता है। हमने अपने दिल और दिमाग को मशीनों के बीच में रहते रहते मशीनवत बना दिया है। अब समाजवादी विचारधारा को प्रचार प्रसार के लिए भी इन्हीं मशीनों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, इन्हीं आंखों से ही देखना पड़ेगा, लेकिन दिल दिमाग को पुनर्नवा रखना पड़ेगा। पुनर्नवा माने जो पुनः पुनः नया होते हों। ये शब्द है साहित्य का, बड़ा अच्छा शब्द है, पुनर्नवा। डॉक्टर लोहिया 1942 की क्रांति में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का लेटेस्ट यूज किए थे। रेडियो तब तो लेटेस्ट था ना, अब तो पुराना हो गया। अब तो एफएम के दौर में रेडियो भी हो गया, मोबाइल में रेडियो है। खूब इनका प्रयोग करना चाहिए, और सस्ता भी है, ऐसा नहीं है। मैंने किताब छापी, अब जिसको देखे वही मांगे, उसको ई बुक में बदल दिया। आदमी मांगता है, मोबाइल पे भेज दिया पीडीएफ। पैसा भी बचा, समय भी बचा, लेकिन मूल के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं। मैं आदमी हूं वही पुराना, आदमी वही पुराना है जो राम के दौर में था, जो कृष्ण के दौर में था, जो अब कोई कंस का समर्थक ये न कह दे कि आपने कंस का नाम क्यों नहीं लिया, रावण का नाम क्यों नहीं लिया। आदमी का मतलब आदमी आदमी है। आदमी को आदमियत रखते हुए, जैसे हमारे पैर कमजोर हो गए तो हमने बैसाखी का सहारा लिया, आवाज में वो बुलंदगी नहीं है तो इस माइक का सहारा लिया, लेकिन माइक हमारा विकल्प नहीं हो सकता। तो टेक्नोलॉजी का खूब इस्तेमाल करिए, बट टेक्निकल मत बन जाइए। अब जैसे यहां सभी बालिग हैं, सभी बड़े हैं, समाजवाद का सबसे बड़ा दर्शन जो चलता है वह प्रेम में चलता है। देश प्रेम हमारा सबसे बड़ा समाजवादी, जिसकी आंखों से हमने रोमानी सोशलिज्म देखा। पता नहीं हमारे समाजवादी विद्वान साथी क्यों नहीं भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खान का नाम समाजवाद के संदर्भ में नहीं लेते। इस मुल्क में पहला अखिल भारतीय समाजवादी संगठन का नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी था, जिसके अध्यक्ष, फिर बोल रहा हूं, अशफाक उल्लाह खान के दोस्त। नहीं, आप सुभाष चंद्र बोस पे लिखे हैं ना, इसीलिए सन्याल जी याद आ रहे, वो भी थे। सुबह मैं कहने का मतलब ये है, अशफाक उल्लाह खान के दोस्त, मैं प्रतीकों में बात कर रहा हूं। और आज के दौर में जब सांप्रदायिकता भारत मां के छाती पर चढ़कर नग्न नर्तन कर रही हो, तब ऐसे प्रतीकों का प्रयोग मुट्ठी खींच के करना पड़ेगा, सीना तान के करना पड़ेगा। अशफाक उल्लाह खान के दोस्त, राम भक्त, हनुमान के भक्त चंद्रशेखर आजाद थे। अब आप ये मत कह देना कि दीपक मिश्रा पंडित है इसलिए पंडित चंद्रशेखर तिवारी का नाम ले रहा है। आजकल तो बड़ी अजीब अजीब बातें हो गई सर। हम जयप्रकाश को बनिया बना रहे हैं, गांधी को तेली बना रहे हैं, आजाद को वो बना रहे हैं। अभी कल परसों पता चला कि बीपी सिंह ठाकुर थे। कहां ले जा रहे हैं हम लोग देश को? और खासकर एआई के दौर में, जहां सूचनाएं सूरज के रोशनी से ज्यादा गति से चल रही हैं। सूरज सैकड़ों अरबों किलोमीटर दूर उगता है और सवेरा यहां 5 मिनट में आ जाता है। जब तंत्र इतना मजबूत हो गया हो तो हमें सजग होकर चलना पड़ेगा, बहुत सजग और सचेष्ट रहना पड़ेगा। चंद्रशेखर आजाद, अब वो भगत सिंह ने बना, क्या था वो रोमानी सोशलिज्म की भी बात होनी चाहिए। और ये नाम ऐसे हैं जो दिलों में धड़कन बढ़ा देते हैं। जो सपना आजाद भगत सिंह ने देखा, उसी सपने को सिद्धांत का रूप लोहिया, जेपी और मधुलिमय, रवि राय, राजनारायण जी, इन लोगों ने दिया। और हमारा काम है उस सिद्धांत को आगे बढ़ाना, और उसमें हम थोड़ा सा अपना बुद्धि, थोड़ा सा अपना मेहनत, और बाकी मोबाइल वगैरह ये सब एआई के ही पार्ट हैं। अब चैट जीपीटी आ गया है, एक नया वर्जन आया है। अभिषेक बाबू, जब आपने टॉपिक दिया तो हमने इसको भी देख लेते हैं।
कहते ये महत्वपूर्ण विषय है, इसे कहते तो पत्रिकाएं। तो अब वो चैट जीपीटी में एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर लिखा है, अभिनय प्रधानमंत्री। गोया अभिनय प्रधानमंत्री कैसे हो सकता है भाई? अगर सूचना के इन विषय सूत्रों का, इन टेक्निकल चीजों का हम जरा सा भी विवेकहीन प्रयोग करेंगे तो इसके परिणाम खतरनाक होंगे। अब हमारे बीडी जट्टी दिलीप कुमार थोड़ी थे जो प्रधानमंत्री का रोल कर रहे थे सिनेमा में, लेकिन वहां आएगा अभिनय प्रधानमंत्री। तो सूचना के इन प्रयोगों का, लेकिन मूल का कोई वो नहीं होता। किताबें जितनी लिखी जाएंगी, जितनी पढ़ी जाएंगी, मानवता उतना ही बुलंद होगा। लेकिन किताबों को बहुत ज्यादा हाथों तक, बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए हम समाजवादियों को पूरी ताकत के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ, पूरे मनोयोग से डूबते हुए, निमग्न होकर, संलग्न भी नहीं, उससे ज्यादा निमग्न होकर इस एआई के तंतुओं का प्रयोग करना पड़ेगा। और यह भी देखना पड़ेगा कि एआई कहां कहां हमें गलत कर रहा है। जैसे एआई में आ गया कि डॉक्टर लोहिया जातिवादी थे, कोई होगा, वहां हम समाजवादियों की जिम्मेदारी है खड़े हों। नहीं, डॉक्टर लोहिया जातिवाद से लड़ने वाले योद्धा थे। आपको सजग रहना पड़ेगा। और समाजवादियों के इतिहास की एक सबसे बड़ी खूबी भी है और खराबी भी है कि यह 5 दिन साथ रहते हैं, फिर 15 दिन एक दूसरे से लड़ते हैं। तो थोड़ा एक दूसरे से लड़ना कम हो जाए। वो कहते हैं ना कि अब थकन पांव की जंजीर बनी जाती है, राह का खौफ ये कहता है बढ़ते रहिए। हम समाजवादी पुरखों के मेहनत का, मेधा का, उनके त्याग का, उनके बलिदान का, उनकी योगदान का, उनके अवदान का अमूल्यन नहीं कर सकते, अमूल्यन कर दिए। हमारी लड़ाई थी, हमारे पूर्वजों की लड़ाई थी, आज भारतीय जनता पार्टी साबित है। वो लड़ाई किसकी थी? कौन था जनता पार्टी का नायक? जयप्रकाश नारायण, समाजवाद से सर्वोदय तक लिखने वाला। किसने हिंदुस्तान की लड़ाई को मोड़ दिया? चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। यहां हमारे सुभाष चंद्र बोस पे लिखने पढ़ने वाले साथी बैठे हैं, ये बताएंगे कि त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि मैं हिंदुस्तान में समाजवाद की अमंद बयार चाहता हूं। और सारे कराची में उसके बाद बोला कि हम सारे राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान सिर्फ समाजवाद से संभव है। ये बातें कैसे बताई जाए नई पीढ़ी को? अब नई पीढ़ी को अगर आप ये किताब दीजिए, ऐसे किताब दीजिए, ऐसे देखेगा, oh what is this? This is Ram. Oh Rama. This oh sir I can't read. इसी चीज को अगर हमने पीडीएफ बना के उसके मोबाइल में दे दिया, थैंक यू सर, आई विल रीड पीडीएफ, समय उतना ही लगना है। तो कहते हैं ना कि जरा से तौर तरीकों में हेर फेर करो, तुम्हारे हाथ में कॉलर हो आस्तीन नहीं। मैं फिर कहता हूं कॉलर आस्तीन में कोई फर्क नहीं। हमें परिवर्तित करना पड़ेगा अपने आप को, जड़ नहीं रहना पड़ेगा। तो ज्यादा नहीं बोलूंगा। अभिषेक जी बैठे ही इसलिए हैं कि लोग कम बोलें, लोगों में का, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, अभिषेक बाबू आप जो काम कर रहे हैं हर कोई नहीं कर सकता। और ये काम आप नहीं कर रहे हैं, आप तो खाली एआई हैं, वो करा रहा है। निमित्त मात्रम भव सब्यसाचिना। ये विरासत को बचाने की लड़ाई है। लोग नाराज होंगे, लोग आपको गालियां देंगे, सह लीजिएगा। जो कलंकित नहीं होते वो वंदित नहीं होते। हम ही हैं जिसने सूली पर चढ़ा दिया ईसा मसीह को, और हम ही हैं जो भगवान बनाकर पूज रहे हैं ईसा मसीह को। हम ही हैं अपने घरों में बंद रहे, बैठे रहे, अपनी अट्टालिकाओं में सोते रहे, आनंदित जीवन जीते रहे। राम की पत्नी को रावण लेकर चला गया, भला हो बानरों और भालुओं का जो उनका साथ दिए। आज हम ही पूज रहे हैं राम को भगवान बनाकर।
हिजरत को वाद्य हुए मोहम्मद साहब। जब हमने भगवानों को नहीं छोड़ा यार, तो हम तो तुम इंसान है, मत घबराना, यह काम यज्ञ है, करते रहो, देखा जाएगा। तुलसीदास का क्या हुआ था जब उन्होंने रामचरितमानस लिखी थी? मैं फिर कह रहा हूं, जब मैं रामराज की बात करूं तो उसको सांप्रदायिक दृष्टि से मत देखिएगा। रामराज के सबसे बड़े व्याख्याता अगर तुलसी थे तो उसी दौर में रहीम भी थे। रहीम ने लिखा है, राम नाम जानो नहीं जानो केवल व्याध। और रामराज्य समाजवादी शासन प्रणाली थी। समाजवाद का लक्ष्य क्या है? यही है ना। ये सब एआई पे, चैट जीपीटी पे, गूगल क्रोम पे और इन सब पे लिखना चाहिए। क्या है समाजवाद? शोषण विहीन समता मूलक। उसी को सप्त क्रांति में लोहिया ने कहा, समग्र क्रांति में जेपी ने कहा। रामराज क्या है? बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। उस समय इस्लाम भारत में नहीं आया था, वरना रामचंद्र के किसी सेनानी का नाम मोहम्मद इब्राहिम भी होता, हनुमान, सबरी, ये सब के साथ। खैर, तो यही हमें पुनर्नवा करना है, आदमियत के साथ जोड़कर इंसानी फलसफों को दोबारा जिंदा करना है। और एक चीज और रखिए, एआई विज्ञान है। आदरणीय ज्ञान मोदी जी बैठे हुए हैं। विज्ञान जब तक आपका साथी है, आपका कदम है, तब तक आपकी ताकत है। और जिस दिन वह संपत्ति की तरह से मालिक बन जाता है, आपको गुलाम बना देता है। तो कोई भी साधन साध्य से बड़ा नहीं और साधक से बड़ा नहीं। प्रथम साध्य, द्वितीय साधक इंसान, और तीसरी चीज है साधना, जिसमें चैट जीपीटी है, गूगल क्रोम है और वो ई मैगजीन्स हैं। बहुत आसान है। आप पत्रिकाएं छापिए, अखबार निकालिए, सब करिए और सबको ई फॉर्म में बदल दीजिए। पैसा उतना ही लगेगा, 500-600 रुपए ज्यादा लगेंगे। वो एक गूगल से लेना पड़ेगा, www, जैसे मैंने अनुचिंतन निकाली, www.anuchintan.in कर दिया, ज्यादा सस्ता है। लेकिन इस प्रयोग में हमें सजग होना पड़ेगा। तो मैं एक बात जो कहने जा रहा था कि प्रेम, देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम, माँ से प्रेम, मित्र से प्रेम, ये प्रेम ही तो है हम लोगों का। वो हमारे आदरणीय सिंह साहब हैदराबाद से चल तो पा नहीं रहे, जहाँ खाना खा रहे वहां से आने में बेचारे छड़ी लेकर आ रहे, उतनी दूर से यहाँ चले आए। क्या है इसके पीछे? कुछ नहीं है, सिर्फ प्रेम है। इतनी उम्र में बैठे हुए हैं, सिर्फ प्रेम है। 1000 काम छोड़कर हम लोग आपके पास आए हैं, प्रेम है। और वो आप प्रेम जो आपका लोहिया के प्रति है, वो हमें आपके प्रति प्रेम लाता है। दुर्भाग्य है कि कृत्रिमता का दौर प्रेम के उदात्त भाव को भी छोटा कर रहा है। नई पीढ़ी के दोस्तों, हम लोग को याद है कि जब हम खत लिखा करते थे, खत भी माध्यम है, अब तो ऑनलाइन ही सब जीमेल कर देते हैं। एक खत मैंने 45 पन्ने का उन मोहतरमा को लिखा था जिनके प्रति दिल में थोड़ी मोहब्बत जाग गई थी। ये और बात है कि आज तक उसे दिया नहीं। 45 पन्ने का। हंस क्यों रहे हैं भाई? आप तो ऐसे लग रहा है जैसे मैंने मतलब अजीब का आपका कर दिया। इंसान इंसान से नहीं मोहब्बत करेगा तो क्या हम शेरनी से मोहब्बत करने जाएंगे? खा जाएगी उसी पल। आप देखिए, थोड़ा सा गंभीर होइए। आपके जमाने के गाने जो हमारे अग्रिम पंक्ति में बैठे हुए हैं, गाना क्या था? युग युग से हम गीत मिलन के गाते रहेंगे, युग युग से हम गीत मिलन के गाते रहेंगे। थोड़ा और कम हुआ, एआई का दौर आ रहा है अभी, उसके बाद उसके नुकसान बताऊंगा, उसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम कर दूंगा। तो आया क्या? मेरे प्यार की, इस पे तो मेरे दोस्त पे ही फिल्म आया गया है, राज बब्बर पे, कि मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम, तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पे खत्म। यानी 7 जन्म का पिस्ता प्रेम। आप प्रेम देश प्रेम ले लीजिए, प्रेम मात्र प्रेम ले लीजिए, प्रेम प्रेम को रहने दीजिए। मंदिर बदलते जाते हैं, मूर्तियां बदलती जाती हैं, भावनाएं नहीं बदलती। तो 7 युगों का प्रेम सर आपके जमाने का, पिछली पंक्ति के जमाने के 1 जन्म में आ गया, मतलब 90 70 80 साल तक सिमट गया। अब एआई के बाद प्रेम का हाल देखिए।
कोई रात करूंगा प्यार, सुबह तक करूंगा प्यार। यह है कृत्रिमता का सबसे बड़ा खतरा। हम लोगों से पूछा जाता था, बेटे परिवार का क्या हाल है? बुआ ठीक है, फूफा बीमार है, मौसा भाग गए, मौसी ने मौसा को मार दिया, मौसा बहुत दुखी हैं, और ताऊ पगला गए हैं, ताई भाग गई हैं, क्या बना। अब पूछा जाता, व्हाट अबाउट फैमिली? माय वाइफ इज वेरी गुड। ये है खतरा, और ये खतरे को रेखांकित किया था, आप लोग को याद होगा जब डॉक्टर लोहिया मिलने गए थे प्रिंसटन में अल्बर्ट आइंस्टीन से। अल्बर्ट आइंस्टीन ने वाई सोशलिज्म किताब लिखी है। खतरा यह नहीं है कि हम कुछ लोग बेरोजगार हो रहे हैं, जैसे हमारे बताया बैंक के साथी ने कि प्रति व्यक्ति आय वो का उदाहरण देते हुए, खतरा यह है कि मानवता छोटी हो रही है, संकीर्ण हो रही है, संकुचित हो रही है। हम इंसान के रूप में पैदा होते हैं, फिर हिंदू बन जाते हैं, बड़े होते हैं, और बड़े होते हैं तो पंडित बन जाते हैं, थोड़े और बड़े होते हैं तो मिश्रा तक सिमट जाते हैं। ये है खतरा, इसे बढ़ाइए। एक बात कह के अपनी बात को बस यहीं विराम दूंगा, ज़्यादा नहीं बोलूँगा वरना मेरे बात के वक्ताओं पे आपका दबाव होगा। ऐसे बहस चलते रहना चाहिए, तभी समाजवाद जिंदा रहेगा, और समाजवाद जिंदा रहेगा तो यह मुल्क जिंदा रहेगा। यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहाँ से, बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा। तो ये नामो निशा हमारा इसलिए जिंदा रहा कि हम समाजवादी रहे, हम इंसान रहे, इंसान को बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री दीपक मिश्रा जी ने हमको रोमांटिक सोशलिज्म की याद दिलाई, बहुत धन्यवाद आपका। हमारे बीच अभी 3 वक्ता हैं, श्री शैकत नियोगी, श्री कुमार नरोत्तम, और उसके बाद हम श्री अभिषेक रंजन सिंह जी से भी अनुरोध करेंगे, क्योंकि वो पत्रकार रहे हैं, पत्रकारिता के अध्यापक भी रहे हैं, और जो विषय है उसके साथ वो न्याय कर सकते हैं। मैं श्री शैकत नियोगी जी को यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ। नमस्कार। मैं सबसे पहले आभारी हूँ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया रिसर्च फाउंडेशन और रवि राय एकेडमी का, मुझे आज यहाँ पे बुलाने के लिए, इनवाइट करने और सम्मान देने के लिए। आज का जो विषय है, जैसे मेरे पूर्व वक्ता जो थे तो वो बोले कि मतलब विषय उनका नहीं है, लेकिन हम बहुत एंजॉय किए वो, उसका पूरा उन्होंने जो बताया, तो ये मेरा ही विषय है। मैं ये आपको बोल सकता हूँ कि मेरा ही विषय है। मैं एक लेखक हूँ और बाय प्रोफेशन एक आईटी कंपनी में काम करता हूँ, और वहाँ पे हम लोगों को रोज यही फेस करना पड़ता है कि एआई पब्लिक को जो काम करते हैं उसको रिप्लेस कर देगा कि नहीं, और सोशलिज्म कैसे एआई के थ्रू मतलब स्प्रेड करेंगे, ये भी मेरा विषय है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, अशोक मेहता, उससे पीछे जाए तो गांधी जी की बात कर सकते हैं, संपूर्णानंद जी की बात आए, इन सब का जो सोशलिस्ट चिंतन था उनका कोई ना कोई अलग स्वतंत्रता था उसमें, लेकिन डॉक्टर लोहिया को लेके और जयप्रकाश नारायण जी को लेके जितना आलोचना होता है उतना बाकी के बहुत कम होते हैं। जैसे डेमोक्रेटिक सोशलिज्म अशोक मेहता का कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि डॉक्टर लोहिया एक दिल दरिया आदमी थे। जैसे एक किस्सा, आप लोग अगर कलेक्टेड वर्क्स ऑफ डॉक्टर लोहिया पढ़े होंगे, बहुत से आप सब तो जानते ही हैं, मैं बहुत छोटा हूं इसके हिसाब से, आप जितना डॉक्टर लोहिया के बारे में जानते हैं। तो मास्टर कपूर का वो किताब में शुरू में छोटे छोटे बहुत किस्सा है कि डॉक्टर लोहिया का कैसे कैसे, तो एक आदमी जाके बोलता है कि लोहिया जी आपका सब कुछ ठीक है, सोशलिज्म के बारे में इतना कुछ आप बोलते हैं, लेकिन अब भगवान को नहीं मानते, तो थोड़ा उम्र आपका हो जाए और उम्र आपका हो जाए तो आप जरूर भगवान को मानने लगोगे। तो डॉक्टर लोहिया उनको बोलते हैं कि यही तो प्रॉब्लम है, उम्र हो जाए तो बहुत दर्द देता है तुम्हारा ये भगवान। अब इसका इंटरप्रिटेशन कोई ऐसे कर सकता है कि वो नास्तिक है, कोई ऐसे कर सकते हैं कि नहीं, भगवान से उनका इतना लगाव है कि मतलब उन इसके जुदा नहीं कर पा रहे हैं। तो डॉक्टर लोहिया का ये जो अंदाज था, बात करने का जो अंदाज था,
वो पहले ही जो हमारे जिसको कोट अनकोट अवनत समाज बोला जाता है, वो टर्म हम नहीं मानते, लेकिन यही टर्म यूज होता है सब जगह पे। इवन बाहर भी जो सोशलिस्ट इंटरनेशनल के जो पत्र पत्रिकाएं हैं, सब जगह पे यही टर्म यूज होता है। बहुत गलत है, क्योंकि हम पहले ही बोल दे रहे हैं कि वो उन लोगों को बिछड़ा हुआ है समाज से। तो उन लोगों में डॉक्टर लोहिया की बातें बहुत जल्दी स्प्रेड करता था। तो माध्यम इंपॉर्टेंट है, कौन से माध्यम से हम लोग बात कर रहे हैं, ये माध्यम बहुत इंपॉर्टेंट है। माध्यम की बात में अगर आए तो अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो जिसको लेके बोला जा रहा है कि ये कोई सोच रहा है कि ये मतलब एटम बम की तरह कोई ऐसा कुछ है जो पूरा दुनिया को हिला देगा। कोई सोच रहा है कि नहीं, इससे बहुत लोग आगे जा पाएंगे। तो मैं 2023 में एक अवसर मिला था, मैं गया था लंदन, और वहाँ पे जब पैलेस्टाइन के ऊपर जो इजराइल पैलेस्टाइन का जो कॉन्फ्लिक्ट बहुत सालों से चलते आ रहा है, तो अभी वो टेंशन बहुत बड़ा है। तो 23 में जब वहाँ पे गए थे, वहाँ पे एक डेपुटेशन हो रहा था, वो नेशनल गैलरी के सामने, जिसको ट्रैफलगर स्क्वायर बोला जाता है। तो वहाँ पे इजराइल के लोग भी आए थे, सब पैलेस्टाइन के लिए वो आवाज उठाए थे वहाँ पे। तो बहुत सारे ऐसे मेला जैसे होता है ना, तो ऐसे करके बहुत स्टॉल्स लगा हुआ था। सब पॉलिटिकल पार्टीज के थे, अपॉलिटिकल, लेकिन पॉलिटिकल थिंकर्स उनका भी थे। स्पेशली जिसका था सोशलिस्ट इंटरनेशनल, जो अभी भी है, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल नहीं है, सोवियत के बाद वो टूट गया, लेकिन सोशलिस्ट इंटरनेशनल अभी भी है। तो उनके स्टॉल्स लगे हुए थे। तो मैं जाके उन लोगों से बात कर रहा था, मैं भारत से आया हूँ और यहाँ के पॉलिटिकल थॉट्स वो लोग भी जानने चाहते थे। डॉक्टर लोहिया को वो लोग पहचानते हैं और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के बारे में वो लोग जानते हैं। तो जब उन लोगों से बात किया तो देखा कि वो लोग इतना मतलब एडवांस है कि आपका कोई आज के दिनों में आपका कोई शत्रु नहीं है, क्योंकि जो आदमी आपके बगल में बैठा हुआ है आपका दोस्त समझ के, उसका भी कुछ ऐसा नेगेटिव चीज हो सकता है जो आपको पीछे ले जाएगा। मतलब मैं यही बोलना चाहता हूं, ये नहीं कि मनुष्य को अविश्वास करो, मैं ये बोलना चाहता हूं कि जिसमें जितना अच्छा है उससे उतना ही लो। किसी का उसका बुराई भी मत करो, और उसके मतलब जितना अच्छा है सिर्फ वही पार्ट लो। आप अगर 42 मूवमेंट के टाइम में डॉक्टर लोहिया के और सुभाष चंद्र बोस के भी ऐसा ही एक स्टेटमेंट है, जहां पे वो बोल रहा है कि नया भारत जो बनने वाला है, ये मैं कांग्रेस इलीगल ब्रॉडकास्ट जो AICC से अप्रूव्ड नहीं है, ऐसे जो रेडियो ब्रॉडकास्ट डॉक्टर लोहिया करते थे, जिसके चलते उषा मेहता बाद में गिरफ्तार हुआ, पारेखवादी महाराष्ट्र में ये जो घटना घटी थी। तो मैं उसी रेडियो ब्रॉडकास्ट के बारे में बोल रहा हूं। तो वहां पे डॉक्टर लोहिया बोल रहे हैं कि मतलब बुला रहे हैं, लेकिन वो उन्हीं के स्टेटमेंट है, बोल रहे हैं कि जो यूरोप के जो देशों हैं, इन सब से जो हमको अच्छा लगे उसी से नया भारत बनेगा। और अगर आप उसी टाइम के आजाद हिंद रेडियो में सुभाष चंद्र बोस का स्टेटमेंट सुनेंगे तो वहां भी वो भी यही बात बोल रहा है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? ये एक माध्यम है। तो उस टाइम पे भी रेडियो का माध्यम वो लोग यूज किए थे, अब अपने आप को मतलब अपना जो आवाज है वो पूरा देश में फैला देने के लिए। तो मैं अगर 1940s में वापस जाता हूं तो डॉक्टर लोहिया के पास बहुत कम समय था। 42 मूवमेंट गांधी जी अपने मतलब इसके साथ बहुत सहमत नहीं थे। यूसुफ मेहर अली ने ये पहला कॉल दे दिया था, सोशलिस्टों ने ये पहला कॉल दे दिया था। और गांधी जी के आसपास बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। तो मतलब उनको कंट्रोल करने के लिए बिजनेसमैन थे, उनका अपना रवैया था, सब कुछ मिला के था। तो उसमें से सोशलिस्ट आवाज आगे आया, यूसुफ मेहर अली, डॉक्टर लोहिया, ये उसके बाद गांधी जी के पास कोई रास्ता नहीं था। तो उस टाइम में क्या था सोशलिस्टों के पास? कांग्रेस पार्टी तो था नहीं कि पूरा भारत में ऐसे प्रचार कर पाए।
सिर्फ एक ही था, ये रेडियो जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी था उस टाइम में। एक कंपनी था जो पुलिस, मैं इंटेलिजेंस ब्रांच के रिकॉर्ड्स में देखा हूं, तो उसका नाम था शिकागो एक्सचेंज कंपनी। इस कंपनी को गिरफ्त किया गया था कि बड़े बड़े सब ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स जिसमें रिकॉर्ड करके देश के चारों ओर फैला दिया गया था। डॉक्टर लोहिया ने ये किया था और उसको ट्रेस करते करते पुलिस इस कंपनी तक आता है, डॉक्टर लोहिया तक भी आता है, नाम भी आता है, लेकिन उसका कोई डायरेक्ट प्रूफ नहीं पाता है कि जिसको वो कोर्ट में पेश कर सके। तो इसीलिए पुलिस क्या किया, डॉक्टर लोहिया को इलीगली गिरफ्तार किया और उसके बाद उसके ऊपर बहुत अत्याचार किए गए ताकि वो खुद अपने मुंह से बोले। ओरिजिनल कारण था यही वाला कि डॉक्टर लोहिया को ऐसा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कहां से मिला। अब कहां से ये मिला, डॉक्टर लोहिया को ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का अंदाज कहां से मिला, ये अगर आप सोचना चाहें तो यहां पे जर्मनी की बात आती है। वो जर्मनी की बात आती है, वो मतलब नाजी रेजिम का वो जर्मनी के बात आती है जो जर्मनी हिटलर के खिलाफ था, लेकिन हिटलर के मिनिस्ट्री के अंदर ही काम कर रहा था। जैसे डॉक्टर जेल्मर सच थे, ये सब लोग डॉक्टर लोहिया के बहुत करीबी दोस्त थे और यही लोग थे जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहा था। पूरा देश में ऐसे बहुत सारे डॉइश क्लब, जो जर्मन क्लब्स बने थे उस टाइम पूरा देश में, और यही सब क्लब्स के चलते रेडियो ब्रॉडकास्ट फैला रहा था। तो उस टाइम के अगर हम जाए तो ये बात है। अभी के टाइम में अगर जाए, यूरोप में क्या हो रहा है, जो सोशलिस्ट इंटरनेशनल है वो लोग कैसे सोशलिज्म का विचारधारा को फैला रहा है। देखिए, हर एक देश में उसका सेंटर है, उसका हर एक प्रदेश में सेंटर है, लेकिन सब कुछ वर्चुअल है। तो हम लोगों को जैसे सेमिनार्स चलते हैं, उसी के साथ इस सेमिनार से क्या निकल के आया, सब जो बात रख रहे हैं उसका निर्यास क्या है, मीटिंग मिनट्स क्या है, ये लिखने के बाद ये भेजना चाहिए सोशलिस्ट इंटरनेशनल को, ताकि उन लोगों के साथ हम लोग जुड़ सके। उनका जितना न्यूज़पेपर्स, जर्नल्स यूरोप में चलता है, उसका हिंदी संस्करण हम लोग यहाँ पे चला सकते हैं। और वहाँ पे डॉक्टर लोहिया का जो इकोनॉमिक्स आफ्टर मार्क्स हो, ये सब जो किताब है, उसका थ्योरी से क्या बनता है, थ्योरी तो थ्योरी है, लेकिन थ्योरी बड़ा होता है एप्लीकेशन से। तो उसका आज का इंटरप्रिटेशन, आज के जो लोग पीएचडी कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, वो लिख के हम लोग सोशलिस्ट इंटरनेशनल को भेज सकते हैं। उनके साथ जितना हमारा कनेक्शंस मजबूत होगा, ये सोशलिस्ट थॉट्स, हमारा आवाज यूरोप तक जाएगा और यूरोप का जो अच्छा है वो हमारे तक आएगा। इसी तरह से इंटायर सोसाइटी में ये सोशलिज्म का विचारधारा पहुंचेगा। नहीं तो सिर्फ पॉलिटिकल थॉट्स, पॉलिटिकल माइलेज या सक्सेस से कुछ नहीं होने वाला। मैं बहुत धन्यवाद देता हूं अभिषेक रंजन जी का कि आज ये अवसर हमको मिला बात करने का। धन्यवाद। बहुत अच्छा वक्तव्य दे रहे थे और जो नए माध्यम है संचार के, उनका किस तरह से विस्तार हुआ उस पर उन्होंने बोला। दो वक्ताओं को हम लोग सुनेंगे, श्री कुमार नरोत्तम जी को और अभिषेक रंजन सिंह। जिस समय शैकत नियोगी जी बोल रहे थे उस समय ये बात ध्यान में आई कि 1947 या 48 में जिस दिन सबसे पहले रेडियो पर महात्मा गांधी बोले, उन्होंने कहा कि ये तो बड़ा चमत्कारी यंत्र है। और आज शायद 12 सितंबर को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस उसी दिन की स्मृति में मनाया जाता है। उषा मेहता, राम मनोहर लोहिया ने किस तरह से नए संचार माध्यमों का उस समय 1942 के आंदोलन में उपयोग किया, सबको मालूम है। दारा फारूकी ने उस पर अभी हाल ही में 2 साल पहले, 1-1.5 साल पहले एक फिल्म बनाई है, ए वतन मेरे वतन। उसका हम सब लोगों ने, रघु ठाकुर जी ने, हम सब लोगों ने अलग अलग जगहों पे उसका प्रदर्शन किया था। तो ये भी एक तरीका है कि कैसे ये जो फिल्म बनी है रवि राय जी पर, ये तो उड़ीसा सरकार को करना चाहिए था और अभी भी कर सकती है कि इस फिल्म को जगह जगह दिखाए और रवि राय जी के आदर्श को सबके सामने रखे उनके शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में। तो ये ऐसे बहुत से काम हैं, मैं खुद समय नहीं लूँगा, लेकिन बीच बीच में ये सब बातें याद दिलाता चलता हूँ। मैं कुमार नरोत्तम जी को बहुत आदर के साथ आमंत्रित करता हूँ।
मंच के हमारे सहयोगी अभिभावकगण और समाजवादी सबों को मेरा नमस्कार। ये जो 21st सेंचुरी का जो थर्ड डेकेड है वो एक बहुत ही निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसकी बात अभी चल रही है, ये सिर्फ एक टेक्निकल एपरेटस या टूल नहीं है, बल्कि एक स्ट्रक्चरल पावर बन चुका है, एक संरचनात्मक शक्ति बन गई है। ऐसी संरचनात्मक शक्ति बन गई है जो उत्पादन, श्रम, ज्ञान, संवाद, राजनीति, अर्थव्यवस्था और सामाजिक संबंधों के नए स्वरूप को जन्म दे रहा है। तो ये ट्रांजिशनल फेज है और इस फेज में समाजवादी विचारधारा का प्रसार करना बहुत ही प्रासंगिक हो गया है और चैलेंजिंग भी हो चुका है। समाजवाद का मूल जो भाव है वो है समता, न्याय, श्रम का सम्मान, रेस्पेक्ट टू लेबर और संसाधनों का समान वितरण और अधिकार। एआई ड्रिवन सोसाइटी में इन सब चीजों को समाजवादी पर्सपेक्टिव में मेंटेन करना ये शोध का विषय है। बहुत ही नई चीजें हैं। मोटे तौर पे अगर हम वर्तमान परिदृश्य में देखें तो जो एआई ड्रिवन टेक्नोलॉजी है उसमें उत्पादन बढ़ाने की कई गुना ज्यादा क्षमता है। हम प्रोडक्शन की कैपेसिटी को मल्टीपल फोल्ड, मेनी फोल्ड बढ़ा सकते हैं। मशीनें जो हैं वो फिजिकल लेबर से ज़्यादा उत्पादन बढ़ा सकती हैं, सटीक भी होती हैं। मशीन बहुत सटीकता से काम करती है अगर उसमें सही तरीके से फीडिंग की जाए। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि इस उत्पादन क्षमता का लाभ किसको मिलेगा समाजवादी पर्सपेक्टिव एआई ड्रिवन सोसाइटी में। पूंजीवादी संरचना के भीतर एआई पर मोनोपोली जो है वो मतलब जो पूंजी है, एआई की सबसे बड़ी पूंजी है उसका डेटा। उस पर बड़ी बड़ी कंपनियां, कॉरपोरेट वर्ल्ड, इनका कब्जा है। और इससे होगा क्या कि जब इन लोगों के पास इसका कब्जा है तो श्रमिकों की नौकरी, उसकी इनकम और उसकी डिग्निटी पर संकट छाएगा। समाजवादी दृष्टिकोण इस बात पर जोर देता है कि तकनीक प्रगति का लाभ समाज के हर व्यक्ति तक पहुंचे। एआई का उपयोग मानव को सशक्त बनाने के लिए होना चाहिए, न कि कॉरपोरेट सशक्तिकरण की तरफ होना चाहिए। लोकतांत्रिक तकनीक, शासन, न्यायपूर्ण वितरण और इंसानी मूल्यों को केंद्र में रखकर तकनीकी विकास की दिशा निर्धारित की जा सकती है। अब एआई की वजह से परंपरागत नौकरियां कम होती जाएंगी। एक बहुत बड़ा ट्रांजिशनल फेज है, बहुत बड़ा संक्रमण काल है। समाजवादी विचारधारा इस संक्रमण को मानव विरोधी नहीं बल्कि बेहतर श्रम व्यवस्था, लेबर सिस्टम बनाने की तरफ हम विचार कर सकते हैं। यदि एआई में प्रोडक्शन बढ़ जाता है तो समाजवादी पर्सपेक्टिव ये कहता है कि काम के घंटे कम हो और वेतन अधिक हो और सामाजिक सुरक्षा तय की जा सके। जैसा मैंने बताया कि एआई के लिए जो डेटा है वो फ्यूल है। जिस तरह गाड़ी चलाने के लिए हमें पेट्रोल या डीजल की जरूरत पड़ती है, उसी तरह एआई सिस्टम को ड्राइव करने के लिए हमारे पास डेटा एक फ्यूल है, ईंधन है। हम किस तरह से व्यवहार करते हैं, हमारे पसंद नापसंद क्या हैं, हमारी गतिविधि क्या है और हम कैसा संचार करते हैं, किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं, ये सारी चीजें मिल करके डेटा बनाती है जो एआई का फ्यूल है। डिजिटल समाजवाद एक टर्म इस तरह से हम परिभाषित कर सकते हैं
कि डिजिटल समाजवाद इस बात पर जोर दे कि डेटा पर जनता का अधिकार हो, एआई सिस्टम ट्रांसपेरेंट हो, पारदर्शी हो, जिम्मेदार हो और लोक हितकारी हो, जनहितकारी हो, निजी लाभ के बजाय लोगों की भलाई पर केंद्रित हो। आप अभी हाल फिलहाल में आपने सुना होगा कि कुछ देशों में पब्लिक डेटा ट्रस्ट या डेटा कॉमन्स बनाने की बात चल रही है। ये समाजवादी विचारधारा का डिजिटल स्वरूप है। इस पर हमें भारतीय पर्सपेक्टिव में सोचने की आवश्यकता है। अब एक बहुत बड़ा मुद्दा है शिक्षा और ज्ञान का प्रसार, और वो भी लोकतांत्रिक तरीके से। एआई के जमाने में शिक्षा का जो नेचर है, जो प्रकृति है, बहुत तेजी से बदल रहा है। एआई पर आधारित बहुत सारे उपकरण के मौजूद होने की वजह से, जैसा लोग कह रहे थे, चैट जीपीटी या परप्लेक्सिटी, इस तरह के बहुत सारे साधन आ चुके हैं। तो आप उसमें कुछ भी डालेंगे तो आपको जानकारियां मिलेंगी। तो समाजवादी विचारधारा शिक्षा को अधिकार मानती है, विशेषाधिकार नहीं मानती है। ये हमारा राइट है बट डिस्क्रेशन नहीं है। इसलिए एआई का उपयोग हमें कैसे करना चाहिए समाजवादी एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से? तो ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म बनाकर मातृभाषाओं में एआई शिक्षा प्रदान कर दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिकों के लिए सहायक तकनीक बनाकर और कौशल विकास को यूनिवर्सलाइज कर, सार्वभौम कर, मतलब सबके पास वो एक्सेस हो, एक्सेसिबिलिटी उसकी सबके पास पहुंचे। समान शिक्षा और ज्ञान का लोकतंत्र समाजवादी समाज की मूल आधारशिला है और एआई इस दिशा में ऐतिहासिक भूमिका निभा सकता है। ये वक्त के गर्भ में है। अब हमारे समाजवाद का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है सामाजिक न्याय। उसको हम एआई के पर्सपेक्टिव में किस तरह से विश्लेषण करेंगे? समाजवाद का सबसे बड़ा आधार है सामाजिक न्याय। जाति, धर्म, लिंग, क्षेत्र, भाषा के आधार पर जो भी भेदभाव होता है उसका विरोध करना समाजवाद का आधारभूत लक्ष्य है। अब एआई आधारित निर्णय प्रणाली, जो डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस है एआई ड्रिवन, वो इसी पूर्वाग्रह को दर्शाती है। मतलब भर्ती जो रिक्रूटमेंट होता है उसमें जो एआई टेक्नोक्रेट्स जो होते हैं उनकी जो भर्तियां की जाती हैं उसमें ये पूर्वाग्रह है। जाति, धर्म, भाषा, बहुत सारी चीज़ों, हिंदी की कमी, इंग्लिश का वर्चस्व, निगरानी प्रणाली में पक्षपात है, सर्विलेंस जो है वो थोड़ा सा उसमें भेदभाव है, और जो फाइनेंशियल डोनेशंस होते हैं या रिकमेंडेशंस होते हैं, वित्तीय अनुमोदन, उसमें भी क्लास डिफरेंस है, वर्गीय भेदभाव है। तो समाजवादी दृष्टिकोण इन समस्याओं को दूर करने के लिए नैतिक एआई, मोरालिटी एआई और समानता ओरिएंटेड एआई, इक्वालिटी ओरिएंटेड एआई की मांग कर सकता है। ये सब भविष्य के गर्भ में है, ये बिल्कुल नया विषय है और इस पर हम सिर्फ विश्लेषण कर सकते हैं। इसके परिणाम क्या होंगे, इसका प्रभाव क्या होगा, वक्त बताएगा। अब समाजवादी विचारधारा में निर्णय प्रक्रिया में जनता की सहभागिता पर बहुत हम जोर देते हैं कि जनता बहुत उसमें पार्टिसिपेटरी हो। एआई के थ्रू हम लोकतांत्रिक सहभागिता में क्या क्या कर सकते हैं? डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से जन सुनवाई, नीति निर्माण में डेटा आधारित सहभागिता, भ्रष्टाचार नियंत्रण में एआई की मदद और सरकारी सेवाओं में पारदर्शिता। परंतु इसके साथ साथ निजता, प्राइवेसी और स्वतंत्रता, फ्रीडम का सवाल भी खड़ा होता है। समाजवाद का उद्देश्य तकनीक को जन विरोधी निगरानी उपकरण के तौर पर नहीं बल्कि जन सहायक टूल के तौर पर किया जाना चाहिए। समाजवादी विचारधारा का प्रसार केवल सभाओं और पुस्तकों तक सीमित नहीं है। डिजिटल प्लेटफॉर्म, यूट्यूब, सोशल मीडिया, पॉडकास्ट, ई लर्निंग टूल्स, ये विचार के लोकतांत्रिक प्रसार को और सरल बना देता है, बहुत सरल बना चुका है।
एआई इन प्लेटफॉर्मों पर समाजवादी संदेशों को प्रभावी रूप से आगे ले जाने में सक्षम है और हमें बड़ी सक्षमता से उसका उपयोग करना चाहिए। जैसे स्वतः अनुवाद हो जाता है, कुछ भी आप डालेंगे इंग्लिश में हिंदी हो जाएगा, हिंदी में इंग्लिश। थोड़ी सी नेचुरल इंटेलिजेंस के साथ अगर हम इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करें तो बहुत प्रभावकारी हो सकता है। कई सारी भाषाओं में हो जाता है। जन आंदोलन को संगठित करने में डेटा एनालिसिस में आपको मदद मिल सकती है। अब जैसे आप यहाँ उड़ीसा में कार्यक्रम कर रहे हैं, यहाँ की डेमोग्राफी क्या है, लिंग्विस्टिक रिजिडिटी कितनी है, सोशल एक्सेप्टेबिलिटी कितनी है, कैसा टारगेटेड ऑडियंस है। अगर इन सब चीज़ों का डेटा हमारे पास एकत्रित हो तो हम एक बेहतर कार्यक्रम कर सकते हैं और हो भी रहा है। श्रमिकों, छात्रों और जन संगठनों के बीच में नेटवर्किंग का माध्यम बन सकता है एआई। एआई केवल तकनीक का प्रश्न नहीं है, यह नैतिकता, मानवीय मूल्य और सामाजिक दिशा का प्रश्न है। समाजवादी नेतृत्व इस दिशा में कैसे काम कर सकता है? मानव केंद्रित तकनीकी विकास, ह्यूमन ओरिएंटेड, बिल्कुल जैसा दीपक जी ने कहा, मशीन नहीं बन जाना है। तकनीकी संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पारदर्शिता, समान अवसर और सामाजिक सुरक्षा, तकनीक में श्रमिकों और जनता की हिस्सेदारी। एआई के युग में समाजवादी विचारधारा का प्रसार कोई अतीत की स्मृति या साहित्यिक विमर्श मात्र नहीं है। यह आधुनिक समाज के लिए एक आवश्यक वैचारिक दिशा है। एआई यदि केवल कुछ शक्तिशाली हाथों तक केंद्रित रहा तो असमानता, बेरोजगारी और सामाजिक विभाजन को बढ़ा देगा। लेकिन यदि समाजवादी मूल्यों को अपनाकर एआई का उपयोग किया जाए तो यह मानव इतिहास का सबसे बड़ा जन कल्याणकारी उपकरण बनकर साबित होगा। इसलिए समाजवाद और एआई का संगम एक नए अधिकारपूर्ण, न्यायपूर्ण, मानवीय और समतामूलक भविष्य का मार्ग प्रशस्त करेगा। धन्यवाद। उत्तम जी, बहुत सारे आयामों पर आपने प्रकाश डाला और ये भी बताया कि एक पावर स्ट्रक्चर बन गया है। ये पहले से भी था, एक लंबा समय हो गया। हमारे देश के जितने नायक थे वो जनमत निर्माण में माध्यमों के महत्व को समझते थे। इसीलिए महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से इंडियन ओपिनियन निकाला, यहाँ हरिजन और यंग इंडिया निकाला, लोहिया जी ने निकाला, और जिन्होंने भी अपने ढंग से जनमत निर्माण की कोशिश की, इस बात को समझा है। लेकिन यहाँ ये बात भी आती है कि जो लोग तमाम राजनीतिक दलों का ठेका लेते रहे कि हम इन माध्यमों का सही उपयोग करके और आपको जिता देंगे, वो खुद जब चुनाव में उतरे तब फिर क्या हो गया? वो जो उनका डेटा एनालिसिस था और वो सब चीज़ों का कैसे ध्वस्त कैसे हो गए। हम सीधे सीधे प्रशांत किशोर जी का अगर नाम लें, इतने बड़े विशेषज्ञ थे, तो क्या हो गया? वो एआई के और इन सब माध्यमों के एक्सपर्ट थे। इससे ये समझ में आता है कि मनुष्य का सीधा जो संवाद है उसका कोई विकल्प नहीं हो सकता है। इस बात को मैं बहुत आगे नहीं ले जाऊंगा। हम यहाँ कादरी साहब बैठे हैं, सैयद शहनवाज कादरी साहब। हम अगर राजनारायण जी से परिचित हुए हैं तो बड़े पैमाने पे उनकी किताबों से परिचित हुए हैं, लेकिन कितने लोगों ने पैसा देके उनकी किताबों को खरीदा होगा? आज अभिषेक रंजन जी या तमाम जो लोग हमारे समान धर्मी विचारधारा के लोग जो प्रकाशन निकाल रहे हैं, हम लोग शरीर के लिए तो पैसा खर्च करते हैं, लेकिन दिमागी तौर पर एक बेहतर मनुष्य बनने के लिए, वैचारिक मनुष्य बनने के लिए कितने प्रकाशन खरीदते हैं। हम सब जानते हैं कि आलीशान इमारतों में हम जाते हैं, वहाँ देखते हैं कि लाइब्रेरी कहाँ पर है, तो पता चलता है कुछ भी नहीं है। तो वो एक निराशा का क्षण होता है। सब समझ में आता है कि ये जो मोबाइल सेट है, इसमें कन्वर्जेंस के हम शिकार हैं और बहुत सारा समय हमारा टेलीविज़न ने खा लिया 1995 से लेकर अभी तक का। बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन इसके तमाम आयाम हैं। लेकिन संचार माध्यमों का जनमत निर्माण में कैसे उपयोग हो, हमारी विचारधारा के निर्माण में कैसे उपयोग हो आज के दौर में, ये बहुत सुनिश्चित करना ज़रूरी है। मैं बहुत आदर के साथ अभिषेक रंजन सिंह जी को आमंत्रित करूंगा और इस विषय पर पूरी तरह से, जिसको कहेंगे कि
समाहार करने के लिए कादरी साहब को भी अभिषेक रंजन सिंह जी के बाद मैं चाहूँगा कि वे जरूर इस विषय पे कुछ बोलेंगे। हमारे पास लगभग 10, 12, 15 मिनट का समय है जी। तो मेरा निवेदन कादरी साहब स्वीकार करेंगे। अभिषेक रंजन जी के बाद इस पूरी चर्चा पर अपनी एक अच्छा ठीक। तो मेरे बाद सर मतलब नहीं मैं इसलिए देखिए अच्छा 1 मिनट जरा सुन तो लीजिए। ये जो समाजवादी पत्र पत्रिकाओं का जो एक प्रकाशित होने का इतिहास है और फिर चुनौतियां जो हैं, हमने तो चलिए अभी एक कुछ वर्षों का ये सिलसिला है। आप तो ना जाने कितने दशक पहले से इस चुनौतियों को झेल रहे हैं और जब भी हम दुखी होते हैं तो आपसे अपना दर्द साझा करते हैं। तो मैं तभी वहां आपको देखने गया था, आप थे नहीं, तो मैं अपनी बात संक्षिप्त में कहूंगा, लेकिन आप उसको बृहत रूप में थोड़ा उसको कहते, मेरे पास समय भी है। देखिए आज छठे राष्ट्रीय विचार मंथन में एक चीज है कि जो विषय रखे गए हैं वो थोड़े हटकर विषय हैं और इसके बाद जो हमारा समापन दिन भी है तो एक खुला सत्र और स्वतंत्र विषय वाला है 1 घंटे का, जिसमें कि हम विषयगत बातों से हटकर जो लोगों की इच्छा हो, भावना हो, समाजवाद पे, लोहिया पे, वो अपनी बात रख सकते हैं। मैं अपनी बात जो एआई के दौर में जो चुनौतियां हैं, अगर एआई चलो 10 साल का किस्सा है, हम अगर एआई के पक्ष को हटा दें और तब हम बात करें कि मौजूदा भारत में समाजवादी पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन, उसका वितरण और उसका प्रचार प्रसार कितना चुनौतीपूर्ण है, तो मुझे लगता है कि आज के समय ज्यादा कठिन है, पहले बहुत आसान था। एआई को एक तरफ रख दीजिए और एआई के दौर में भी किताबें छप ही रही है, मतलब भारत में किताब प्रकाशन हम मुझे लगता है कि अगले 50 साल तक तो होंगे ही। 50 में चलो 1/2 कम कर दें, 40 साल तक। कोई भी किताब, जैसे हमारे सामने बहुत सारी किताबें हैं, जब लोगों के पास आती है तो बहुत एक आसान लगता है कि हमारे पास तो एक किताब आ गई है, लेकिन उस किताब को बनाने में, उस किताब को बनाने में, कंपाइल करने में कितना वक्त लगता है, कितनी मेहनत लगती है, कितने स्रोत चाहिए उसको, ये वही जान सकता है जो इसमें संलग्न हो। मैं तमाम प्रकाशनों की बात मैं नहीं करूंगा, मैं सिर्फ समाजवादी साहित्य की बात करूंगा जिससे मुझे प्रेरणा मिली, और इस दिशा में तो मैंने एक छोटा सा सफर अभी शुरू किया है कि अभी तो बहुत लंबा काम करना है। जन और मैनकाइंड मैगजीन, हमारे घर में कुछ अंक थे, लेकिन जो मुझे बहुत बड़ी संख्या में जो ये अंक मिले, वो मिले हमें श्री ठाकुर गोपाल सिंह जी के घर में हैदराबाद में। जो जन का उन्होंने पुराने अंक, और इनके पास तो तमाम वो चीजें हैं, हिंदी में भी और कुछ तेलुगु में भी, अंग्रेजी में भी। उन पुराने किताबों का जब मैं कंटेंट देखता हूं तो मुझे मतलब आज जो किताबें छप रही हैं, अमूमन 90% चीजें आज छपी मिलती हैं। क्या होता क्या है भारत में कि पुरानी किताबें हैं, उसमें से कुछ चीजें रख लीजिए, इसमें से ये चीजें रख लीजिए, उसमें से ये कुछ और चीजें रख लीजिए, और उसके बाद जो एक नया ग्रंथ बनता है तो वो शब्द भी आपके हो जाते हैं। तो हमें आजकल हम लोगों ने जो है संदर्भ लिखना छोड़ दिया है किताबों में। किताब लेते हैं, किसी से पुरानी किताब मांग लेते हैं, लेकिन साभार तक भी नहीं लिखते हैं और सोर्स भी नहीं लिखते हैं। ये एक अच्छी परंपरा नहीं है। कुछ लोग पुराने किताब का प्रकाशन करते हैं, हूबहू वो छापते हैं, इवन कि छापना भी चाहिए। जो एथिक्स कहता है कि अगर हम कोई पुरानी किताब को पुनर्प्रकाशित कर रहे हैं तो 2 चीजें हमें नहीं बदलनी चाहिए।
पहला, उसका कवर जो आवरण पृष्ठ होता है, अगर उसका कवर बहुत ज्यादा क्षतिग्रस्त नहीं हुआ हो तो उसके कवर को हूबहू जाने देना चाहिए। उसके बाद प्रकाशक कौन है उसका नाम जाना चाहिए, और उस किताब में पहली जो प्रकाशीय टिप्पणी यानी पब्लिशर्स नोट किसने लिखा है वो तो अवश्य जानी चाहिए कि उस समय की मंशा लेखक की क्या थी, प्रकाशक की क्या थी, और ये किताब आपको इस वर्तमान समय में किसने उपलब्ध कराया है उसका तो नाम विशेष रूप से उल्लेख करना चाहिए, जो दूसरे प्रकाशक यानी हम सेकेंड एडिशन हम छाप रहे हैं। ये एक बुनियादी ईमानदारी है और ये ईमानदारी होनी चाहिए। हमने, आप लोगों को याद होगा जब गोवा में कॉन्फ्रेंस हुआ था तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया रिसर्च फाउंडेशन ने एक महत्वपूर्ण किताब प्रकाशित की थी, एक्शन इन गोवा, अंग्रेजी में। भारी विरोध हुआ उसमें हमारे मित्रों में कि उसके कवर में आप देखेंगे एक्शन इन गोवा तो एक हाथ में जंजीर बंधी हुई है और एक तलवार उसके हाथ में है, ये प्रहार हो रहा है, उसमें लाल खून सब कुछ। तो लोगों ने कहा कि नहीं ये इसमें हिंसा का चित्र है, तो हमने कहा कि नहीं ये हिंसा नहीं है, हिंसा का शांतिपूर्वक प्रतिकार है ये। और हमने कहा जब वो किताब डॉक्टर लोहिया के जीवित रहते हुए प्रकाशित हुई थी तो मुझे ये नैतिक अधिकार नहीं है कि मैं उसके कवर पृष्ठ को चेंज कर दूं। फिर जब आया वो किताब 1946 में छपी थी, उसके पब्लिशर्स नोट जो लिखा था उनका नाम था शाम नेस्कत खान, शाम नेस्कत खान। उन्होंने 1946 में उस किताब का पब्लिशर्स नोट लिखा। हमने जब 2021 में गोवा में उस किताब को लोकार्पित किया तो हमने उस समय के प्रकाशक का नाम भी लिखा। शाम नेस्कत खान साहब ने जो प्रकाशीय टिप्पणी लिखी मैंने वो भी लिखा। फिर हमने ये भी लिखा कि हम इसे इस वर्ष में प्रकाशित कर रहे हैं। और ये बहुत खुशी की बात है कि ये किताब हमारी भारत के 6 भारतीय भाषाओं में अनुदित हुई। बंगला में सैकत और सोमव्रत दास गुप्ता ने मिलकर किया, सैकत बैठे हुए हैं। उड़िया में डॉक्टर बीनी सारंगी जी ने इनका अनुवाद किया। कोंकणी में गोवा के प्रसिद्ध मेरे बड़े भाई और मित्र संदेश प्रभु देसाई जी ने उसका कोंकणी में अनुवाद किया। मराठी में नव प्रवाह जो मराठी दैनिक है गोवा का लीडिंग न्यूज़पेपर, उसके पत्रकार परेश प्रभु ने उसका अनुवाद किया। सब में हमने उस पब्लिशर्स नोट को रहने दिया। ये होती है बुनियादी ईमानदारी। हमें आप ईमानदार नहीं कहें, लेकिन ये किताब प्रकाशक जो किताब छापते हैं उसकी ये बुनियादी ईमानदारी, एथिक्स कहता है। मैं पत्रकारिता का छात्र हूं, मेरी पहचान एक पत्रकारिता के रूप में, मैंने एक पत्रकार के रूप में रही है। मैंने 1.5 दशक का मैंने काम किया है। जर्नलिज्म का जो एथिक्स होता है वही एथिक्स जो है ऑथर का भी होना चाहिए। तो ये चीजें दुख होती है। मान ले कोई आदमी किसी को किताब दिया, आपने उस किताब को छाप लिया और आपने उसका कोई सोर्स नहीं दिया, नाम नहीं दिया। सोचो उस आदमी के हृदय में कितनी पीड़ा होती होगी। तो इस काम से बचना चाहिए। दूसरी चीज, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया रिसर्च फाउंडेशन की बुनियाद तो चलो 2021 में बनी, जब मैं एक्टिव जर्नलिज्म में था और जब मैं, चूंकि मेरा अधिकांश समय रिपोर्टिंग में बीता है, तो मैं भारत के सुदूर इलाके इवन पड़ोसी देशों में भी जब मैं जाता था तो मैं समय निकाल के लाइब्रेरियों में खूब जाता था और मैं उन लोगों से मिलता था जिनके परिवार के कोई सदस्य डॉक्टर लोहिया के साथ समय व्यतीत किए हों या उस परिवार का कोई रिश्ता रहा हो। जब मैं उनसे मिलता था तो मेरी पहली जिज्ञासा और मेरी इच्छा होती थी कि मैं उनसे पूछूं, या आप लोगों ने आज भी देखा होगा मेरी कुछ आदतों को, तो मैं पूछता था अच्छा आप लोहिया जी को देखे होंगे तो उनके कुछ आदतों के बारे में बताएं, या फिर आपके पास लोहिया जी से संबंधित कुछ फोटोग्राफ्स होंगे, दस्तावेज होंगे। तो मेरी पहली मांग होती थी
80% मामलों में मुझे निराशा होती थी कि लोग उसे सुरक्षित नहीं कर पाते थे। 10% में जब मुझे मिलता था तो मेरे लिए वो बड़ी संपत्ति होती थी। नेशनल लाइब्रेरी कलकत्ता के डीजी अजय प्रताप सिंह से एक बार मैंने कहा कि अभिलेखों को लेके भारत में थोड़ी उदासीनता है, यूरोप हमसे बहुत आगे है। आप देखें यूरोप में जाएं। अच्छा, हिंदुस्तान में नेशनल लाइब्रेरी कलकत्ता बहुत रिच लाइब्रेरी है, लेकिन गोवा के संदर्भ में मैं बताऊं, गोवा का जो सेंट्रल लाइब्रेरी है वो भारत का सबसे समृद्ध लाइब्रेरी कुछ मामलों में इसलिए है कि भारत में जो छापाखाना प्रेस जो आया था सबसे पहले गोवा में आया था, पुर्तगाली लोग लाए थे। इसलिए प्रकाशन का जो सिलसिला प्रारंभ हुआ हिंदुस्तान में वो गोवा से शुरू हुआ। मैं बांग्लादेश और कई जगहों पे जब मैं गया और हिंदुस्तान के कई जगहों पे जहां मुझे पता चला कि यहाँ लोहिया से जुड़े हुए लोग हैं, परिवार हैं, तो हमने कहा कि भाई कुछ दस्तावेज दीजिए। तो हाँ, मेरे पास बहुत थे, लेकिन पिताजी के मरने के बाद हमने उसे सुरक्षित हम नहीं रख पाए। ये हमारे यहाँ एक बड़ी दिक्कत है हमारे समाज में। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है ना, तो हम उसके कपड़े समेत तमाम उससे संबंधित कॉपी, डायरी सबको अछूत मान के उसे फेंक देते हैं। लेकिन मेरा सवाल होता है कि जब वो सब अछूत है तो उनके द्वारा अर्जित किए गए संपत्ति को क्यों हम रख लेते हैं? भाई संपत्ति भी अछूत हो गई, उसे भी डोनेट कर दो। लेकिन ये समस्या है कि और जाने अनजाने में हम न जाने कितने अभिलेखों को नष्ट कर देते हैं। यूरोप में ये चीजें नहीं है। यूरोप में देखिए, यूरोपियन कितने जागरूक हैं। वो अगर कोई यूरोपियन या अंग्रेज या ब्रिटिश समय जब वो मर भी जाता है तो उसके कब्र पे भी एक उसका बायोडाटा लिख के वो छोड़ जाते हैं। कलकत्ता में देखें आप, कलकत्ता के बहुत सारे पुराने कब्रिस्तान में चले जाएं तो 2-2 साल पुराने कब्र पे आपको पता चलेगा कि ये कौन थे, क्या थे, नहीं थे। एक शिलापट जो है वो लगी रहती थी। हमारे यहाँ मृत्यु के बाद सब कुछ भस्म हो जाता है सिवाय दौलत के, संपत्ति के। तो नेशनल आर्काइव्स दिल्ली, सैकत और सोमव्रत के साथ मेरा भी बड़ा उसका एक वाबस्ता रहा है। मैं नेशनल आर्काइव्स में मैं जब चूंकि बहुत सारी किताबों को बनाने में समय देता था तो मेरा नेशनल आर्काइव्स जाना होता था। हमारे वहां भी अच्छा संरक्षण है, लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है। नेशनल लाइब्रेरी कलकत्ता, अब जितने ये हमारी फिल्में जो बनती हैं और जो आप पुराने अखबारों के जो कटिंग देखते हैं उसका स्रोत है नेशनल लाइब्रेरी कलकत्ता। ज्यादातर नरोत्तम और उंगटा जी को पता होगा, 3-3 दिन जब मैं पुराने अखबारों को पलटता हूं, खासकर 46, और नेशनल लाइब्रेरी कलकत्ता में जहां तक मेरी जानकारी है 1800 कितने से माइक्रोफिल्म, मतलब आप सोचिए ना कि लगभग 150-200 साल पुराने अखबारों का संकलन है। और जब आप उसे पलटेंगे तो उसमें टूट भी जाते हैं। लेकिन नेशनल लाइब्रेरी बहुत अच्छा काम कर रही है कि उसे डिजिटलाइज कर रही है, फिल्म बना रही है, सब कुछ। और बाहर से लोग आते हैं, विदेशों से लोग आते हैं। तो इसलिए मैं कहूंगा कि एक चीज तो हम समाजवादी से आपसे हाथ जोड़ के विनती है, कुछ भी आपके पास है पुराने उस जमाने के, उसे आप महफूज रखें। न जाने वो किस पीढ़ी को कब काम आ जाए। जितना हो चुका बर्बाद वो हो गया। और मैं तो 2 लोगों से कहूंगा, अभी डॉक्टर दिनेश सारंगी जी नहीं है, बहरा गोरा वाले, इनका घर भी अद्भुत लाइब्रेरी है। तो मैंने बोला कि आप हमको एक वसीयत लिख के जाइए कि ये आप सारा चीज जो है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया रिसर्च फाउंडेशन को डोनेट करेंगे। हमारे आदरणीय गोपाल सर हैदराबाद में जब भी जाते हैं तो मैं इनके लिविंग रूम में ही देखता हूं। इनके पास भी जो है पुराने, और मैं सर से सीखता हूं। सर से 2 चीजें मैंने सीखा है जीवन में, और कई बार डांट भी सुनी है। और इन्होंने बद्री विशाल पित्ती जी से वो बात सीखी है, सब कुछ को नोट करना, डिसिप्लिन में रहना, और ये उसको लिखना, मतलब कल के काम को, मतलब आज के काम को कल पे नहीं टालना। तो इन्होंने भी बद्री विशाल पित्ती जी से सीखा, हम भी इनसे सीख रहे हैं। इनके पास भी ऐसे ऐसे पुराने किताब हैं जो कि शायद आज बहुत कम लाइब्रेरियों में मिले। एक अनुरोध भी मैं करूंगा हम समाजवादियों से, इनमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं
जो कि साइकिल पे, और पार्टी के कार्यकर्ता थे तो वो सोशलिस्ट पार्टी के पत्र पत्रिकाओं को बांटते थे, बेचते थे, ये जिम्मेदारी होती थी। लेकिन आज हम इतने सारे किताब हम छाप रहे हैं, जैसे मैनकाइंड, तो उस शहर में शुरू हुआ पिछले साल हैदराबाद में, पुनर्प्रकाशित राम मनोहर लोहिया रिसर्च फाउंडेशन ने किया, जिस शहर में वो बंद हुआ। तो एक बहुत बड़ी खुशी की बात है कि ये मेरा सौभाग्य है, हम लोग उसे खरीदें। और जैसे हमने फिल्म बनाई, हम तो आज के मीडियम के माध्यम से कर रहे हैं, सिर्फ किताब नहीं छाप रहे हैं, फिल्म बना रहे हैं। दीपक जी, आपसे, आप बहुत जोशीला भाषण करते हैं, अच्छी बात है। अगर आप इसके प्रसारण और सर्कुलेशन में अपने इस जोश भरे भाषण का अगर आप उपयोग करें तो एक क्रांति आ जाएगी। चलो, 6 फिल्में बनी हैं, राम मनोहर लोहिया रिसर्च फाउंडेशन ने बनाई है। आप एक अहद लें, आप एक शपथ लें कि अपने ग्रुपों में, उस सभी फिल्में तो यूट्यूब पे मौजूद है, आप उसे साझा करें, कीजिए, संकल्प लीजिए। सब लोग, एक बहुत आसान काम है, फिल्मों को यूट्यूब पे डालिए, लोग उसे अधिक से अधिक देखेंगे, समझेंगे। एक किताब पढ़ने से बेहतर, जैसे कल वो फिल्म थी, हम जिन 5 सेशनों की चर्चा यहाँ पे कर रहे हैं, अगर देखा जाए तो वो मुकम्मल फिल्म उस 5 सेशन का एक, समझिए कि एक बेहतरीन वो कॉम्बो पैक था। अगर हम इस सेशन में भाग ना भी लें तो उस फिल्म को देख के हम तमाम चीजों को समझ सकते हैं। हम एक अनुरोध और भी करेंगे, जैसे रवि राय जन्म शताब्दी समारोह है, ये कायदे से यह आयोजन विनम्रता पूर्वक उड़ीसा सरकार को करना चाहिए था, ताकि उनके पास संसाधन है, तंत्र है, सब कुछ है, और इसका बृहत स्तर पे उड़ीसा राज्य में असर होता। मेरे पास क्या एक छोटा सा संगठन है, आप जैसे लोगों के सहयोग से हम इस जयदेव भवन सभागार में इस आयोजन को कर लिए, एक फिल्म बन गई। जैसे असम सरकार ने अगस्त में गुलाब बोरबोरा जी को हम इस मंच के रूप में याद कर रहे हैं, असम सरकार ने उसे एक राजकीय आयोजन बना के गुलाब बोरबोरा को याद किया। इससे क्या होता है कि नई पीढ़ी के लोग उस विषय में जान पाते हैं। हमारी सरकार कर सकती है, बस इच्छा शक्ति की कमी है। देखिए आजकल क्या है, सरकार चलाने में ही इतनी उलझ चुकी है ना कि उनको इन सब चीजों से कोई वास्ता नहीं रह गया है। रवि राय उड़ीसा के लोकसभा के पहले वाचस्पति रहे, अध्यक्ष रहे। यह सम्मान पूरे उड़ीसा का है। हम उन्हें सम्मान नहीं दे रहे हैं, बल्कि हम उन्हें सम्मान देके हम सम्मानित हो रहे हैं। तो मैं एक घोषणा और भी करूंगा कि यह फिल्म तो हिंदी में बनी है, लेकिन बहुत जल्द हम रवि राय एकेडमी के सहयोग से, जिनका कि इस आयोजन में भरपूर सहयोग रहा, हमारे चित्रंजन मोहंती जी, हमारे खिरोद महापात्रा जी, हमारे शिशिर दास जी, हमारे सामंतरा जी, तमाम लोगों के इस सहयोग से ये फिल्म बनी है। आप उस फिल्म में जो डॉक्यूमेंट्स देखे हैं, फोटोग्राफ्स देखे हैं, उसमें खिरोद महापात्रा जी ने पूरी एल्बम हमारे हाथ में रख दी थी। तो हम इस फिल्म को जल्द ही उड़िया भाषा में भी डब करेंगे, अनुदित करेंगे, और इस फिल्म को हम कि उड़ीसा के अलग अलग इलाकों में ये फिल्म का प्रसारण हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद रुंगटा साहब। धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए सभी अतिथियों का और सभी सुधीजनों का श्री राजकुमार रुंगटा जी को मैं आमंत्रित करता हूं। नमस्कार। आपने अभी भाई अभिषेक को सुना कि हमारी संस्था किस तरह लोहिया और समाजवाद से जुड़े कीमती कागजात का संग्रहण कर रही है और उसको फिल्म किताबों के माध्यम से जनता के बीच में, आपके बीच में, समाजवादियों के बीच में उसको पहुंचाने का प्रयास कर रही है। भाई नरोत्तम को आपने सुना, उन्होंने एआई के बारे में आपको बताया। एआई का सबसे महत्वपूर्ण जो योगदान है वो ये है कि एक सीधा साधारण आदमी भी अगर किसी भी चीज की जानकारी का इच्छुक है, मैं समझता हूं आज के डेट में जो
जो एडवांस फ़ोन यूज़ किए जा रहे हैं, आप देख रहे हैं कि समाज का सबसे मध्यम वर्गीय से नीचे जो बहुत साधारण काम करते हैं और मोबाइल को चलाने के लिए किसी भी शिक्षा की ज़रूरत नहीं है आज के डेट में, तो मैं ये चाहूँगा कि हर टेक्नोलॉजी का या किसी भी चीज़ का उसके दोनों पहलू होते हैं। उसको आप किस तरह से उसका यूज़ करते हैं उस पर निर्भर करता है। तो आज इस सत्र में जो समाजवाद, लोहिया, डॉक्टर रवि राय, इन सब की जो बात हो रही है, अगर एआई पे जाके एआई के जो टूल हैं, चैट जीपीटी है, परप्लेक्सिटी है, बहुत सारे टूल हैं, मैं चाहूँगा कि आप अपने घर में अपने बच्चों को आप अपने मोबाइल पे उसको डाउनलोड करिए और आप एक सिंपल सा, उसमें 2 मोड है, एक तो स्पीकिंग मोड है और एक राइटिंग मोड है। बल्कि एआई अब ऐसी आ गई है कि आप जिस भाषा में, दुनिया की जिस भाषा को आप समझते हैं, चाहे वो उड़िया हो, हिंदी हो, बंगाली हो, फ्रेंच हो, आप जिस भाषा की जानकारी आप रखते हैं, आप उस भाषा में उसमें बोलिए कि मैं डॉक्टर रवि राय या डॉक्टर लोहिया या समाजवाद या अभिषेक रंजन या ठाकुर गोपाल सिंह के बारे में जानना चाहता हूं। आपको एआई सब चीज उस पर उपलब्ध करा देगा। यह आपकी जिज्ञासा पर निर्भर करता है कि आप एआई के साथ कितना वक्त देते हैं, कितना जानना चाहते हैं। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप जो हमारे सत्र का एक विषय है एआई, आप उसको अपनाएं और उसकी अच्छाइयों को आप समझें, और बहुत ही कारगर चीज है और बहुत ही अच्छी चीज है आज के डेट में। और हमें भी अब धीरे धीरे, और आज की जनता जो पढ़ी लिखी टेकी जनता है, वो सब एआई की मदद ले रही है। एआई हमें मेडिकल में, इंजीनियरिंग में और रोजमर्रा की जिंदगी में, आपको ये लगता होगा कि आज के डेट में जो यूट्यूब है, बहुत सारी महिलाएं जो कि जिनको लगता था कि घर में कि ये पकवान बनाने के लिए क्या करना होगा, किससे सलाह करनी होगी, क्या किताबें पढ़नी होगी, कुछ नहीं है। आज के डेट में हर घर में हर महिलाएं यूट्यूब की सहायता से अच्छे अच्छे पकवान बना रही है। मतलब जिंदगी वैसे देखा जाए टेक्नोलॉजी के हिसाब से बहुत सहज हो गई है, बशर्ते कि आप उस टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करें। हाँ, और मैं जैसा कि आपने प्रथम सत्र में हमारे विशिष्ट वक्ताओं को सुना, डॉक्टर विनीत सारंगी, बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने रवि राय और उनकी पत्नी के साथ बिताए हुए बहुत ही मार्मिक पलों को उन्होंने हमसे साझा किया। हम सब भी भावुक हो गए। और भी जो वक्ता जो रवि राय सर के साथ थे, उनकी पत्नी के पीरियड में उन लोगों ने उन सब के साथ अपना समय बिताया। सबने अपने अपने अनुभव साझा किए और बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग को नहीं पता थी, हम लोग को उस बात की जानकारी मिली। और उन सबों का हमारे इसमें आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कई हमारे वक्ता ये कह रहे हैं कि उनको बुलाने के लिए धन्यवाद, बल्कि हम लोग उनको ये धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने अपनी कीमती वक्त निकाला और हमारे संस्था के लिए, समाजवाद के लिए, हमारे साथियों के लिए जो उन्होंने अपना समय निकाल करके वो हमारे बीच आए, इसके लिए उनका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबों का, क्योंकि बिना श्रोताओं के बिना मंच की कोई शोभा नहीं होती है, इसलिए दर्शक दीर्घा में बैठे हुए हमारे समाजवादी मित्रों, बंधुओं और पूज्य जनों का बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद।